हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। परसों और कल के दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है। वो डिस्कशन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है हमारे यहाँ एक्चुअल में इलेक्शन इस डेमोक्रेसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम वैल्यू रखता है किसी डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस। या आप सभी इस बात को बेहतर समझते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को भी। जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है आर्टिकल 324 में उसे दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको राष्ट्रपति जी जो हैं वो उसको अपॉइंट करेंगे। दैट्स ऑल फाइनल। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल पोस्ट है ना। तो यहाँ पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी that this institution can be subjected to some kind of prejudices। कुछ पक्षपात भी हो सकता है इस द सिस्टम में। जो रूलिंग पार्टी होता है, क्योंकि उसे किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए नहीं, तो वो इसके इन्फ्लुएंस में अब इसे अरुण गोयल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ उस पर काफ़ी एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन हुई, पिटिशंस फाइल किए गए, उनको 24 घंटे के अंदर उनको रिक्रूट कर लिया गया, जॉब की वैकेंसी निकाली गई, उनको रिक्रूट कर लिया गया। सो इस काइंड का फिनोमेनन होते रहते हैं और उन्हें तो तत्काल ही अपॉइंट करके गुजरात भेजा गया है ना। तो इस तरह से इसे ऐसे क्रूशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सैबोटॉज किए जाते हैं, उनकी जो वैल्यू, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाती है। या वो नहीं भी आती है तो हमें उस पर डाउट होता है ना। अगर कोई ईमानदार भी है सपोज को, लेकिन वो पॉलिटिकली वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, या पॉलिटिकली उसे कहाँ अपॉइंट करना है, क्या करना है। सो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो एक बहुत ही क्रूशियल इशू बनता है। सो ये जो फैब्रिक है इलेक्शन कमीशन का, ये डेमोक्रेसी का बेसिक फैब्रिक है जिस पर डेमोक्रेसी स्टैंड करती है। अदरवाइज आप कहीं और वोट देते हैं, जाता कहीं और है ना। इससे डेमोक्रेसी में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर अभी हमारे प्रशांत भूषण जी जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2-3 और अश्वनी उपाध्याय जी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, और 2-3 और लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि आप प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट लुक एट दिस मैटर, बिकॉज यू नो द gravity of the situation is these institutions are being exploited by their masters, I mean the ruling party. So the dear Supreme Court listened to this, and the Supreme Court and took this step to he directed that please you have to जो कुछ भी किया जा सकता है वो लॉ के तहत ही हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया से। सो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने की अभी ज़रूरत है। सो उन्होंने पार्लियामेंट को एडवाइस किया कि आप प्लीज़ मिस्टर पार्लियामेंट हैव टू लिसन दिस। जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है ये बिल पास करेगी और फिर जाके लॉज बनेंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दिया उनके डिसीजंस में, वो मैं बताता हूँ। जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का अभी करंटली, वो उन्होंने कहा है
कि अपोजिशन पार्टी या फिर लार्जेस्ट जो पार्टी होगी जो अपोजिशन में होगी, है ना। एक होता है अपोजिशन इन लोकसभा, ओके। एक होता है कि लार्जेस्ट, अगर वो नहीं है अपोजिशन इन लोकसभा, तो जो लार्जेस्ट पार्टी का अपोजिशन लीडर होगा वो पहला प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ये तीनों मिलकर के एक कमेटी बनाएंगे और जो अपॉइंटमेंट करेगी। सो इट्स वेरी सिंपल। उन्होंने बताया कि 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें यदि तीनों लोग एडवाइस करें टू द प्रेसिडेंट, प्लीज मिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट दिस मैन एज ए इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये उन्होंने एडवाइस दिया। और रिमूवल प्रोसेस कैसा है? रिमूवल प्रोसेस जो आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहेंगे हिंदी में? इलेक्शन को तो इलेक्शन ही बोलते हैं, नहीं, चुनाव अधिकारी जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उसको रिमूवल का प्रोसेस जो है, इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है। इम्पीचमेंट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी इक्विवेलेंट पैरिटी दी गई है। इन दोनों को इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटाया जा सकता है, आई मीन टू से दिस। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स और जो 2 लोग हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का जो प्रोविजन है वो इम्पीचमेंट है। बाकी 2 लोगों को ऑर्डिनरी तरीके से हटाया जा सकता है। तो उन दोनों को हम नहीं टारगेट कर सकते हैं कि हमारी बात सुनो, अदरवाइज हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे नौकरी से। सो उनको हम दबाव में ले सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं ले सकते। अपॉइंटमेंट एक बार हो गया, फिर अपने मनमानी काम करे, वो इंडिपेंडेंट ट्राई करे। मनमानी मीन्स नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार कर जाए, लेकिन मीनिंग ये हुआ कि वो अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय करे। लेकिन 2 और लोग हैं, क्योंकि जो मेजर डिसीजन, जब भी कोई डिसीजन होगा तो 3 लोगों में नहीं डिसीजंस होते हैं, तो 1-2 को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको भी इम्पीचमेंट के तहत ही हटाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, स्टैट्यूटरी संवैधानिक कानून बनाया जाए। सो ये है एडवाइस उन्होंने टेंडर कर दिया है। अभी बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, और इस पर कानून बिट में भी कि अगर गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले ले तो इस पर लॉ भी पास हो सकता है। और इम्पीचमेंट क्या चीज़ है? इम्पीचमेंट एक होता है प्रोसेस जिसके तहत हम जजों को या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट होता है उन लोगों को हटाने का प्रोविजन है। जैसे हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोविजन, ऐसे आप उन्हें फारिग नहीं कर सकते, मन कर दिया निकाल दिया जॉब से, ऐसा नहीं है। ये पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 में सिटिंग मेंबर्स वो वोट करेंगे और 2/3 66% लोग कहेंगे हाँ यस इनको हटाया जाए। तो ये है प्रोविजन इम्पीचमेंट का। लेकिन वहाँ पर भी उनको 14 दिनों की उनको रिप्रेजेंट होने का मौका मिलता है कि आप हमें भी सुन, जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं उनको हम सुने और उन पे हम अपनी बात कह सकें। सो ये एक प्रोविज़न है, ये ऐसे सभी लोगों के लिए है। इवन दो प्रेसिडेंट को भी हटाने का प्रोविज़न भी यही है, उन्हें भी 14 दिनों की दिया जाता टाइम, और उस पर भी 3 मेंबर की कमेटी बनती है। उन पर जो चार्ज होता है उसे एग्जामिन करते हैं कि हाँ यस ये इन्होंने गिल्टी है ये आदमी, इन पर जांच करने के बाद फिर रिपोर्ट सबमिट करेंगे पार्लियामेंट को, फिर पार्लियामेंट वोटिंग करेगा, देन दे विल बी रिमूव्ड बाय दैट प्रोसेस। ये है एक्चुअल में प्रोविजन इम्पीचमेंट का। सो 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बात बताए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ कोटेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट कितना ग्रेविटी से इस बात को लेता है।
यह बात समझें कि कितना बड़ा इस मसले को समझता है। हम लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन है, देने नहीं जाएंगे, दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे एक वोट से क्या परिवर्तन आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक वोट इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे जस्टिस हमारे जोसेफ जी जो हैं, उन्होंने कहा कि said that it is a substantive democracy. In a substantive democracy, the power to vote is more potent than the powerful gun. You know, the powerful gun जो होती है उसके पास जो पावर है, वोट की पावर उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप वोट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिस भी जगह है, ठीक है। अब और भी वोटिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने आपके पास जितने भी शब्द मैंने बोले हैं आपके पास 2-3 मैटर पर, वो मिल जाएगा आपको हमारे वीडियोस में। बहुत सारे मैंने बनाई है पहले भी। इलेक्शन प्रोसेस, वर्चुअल इलेक्शंस कैसे करने की, रिमोट इलेक्शंस प्रोसेस करने की भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई केरला में रहता हो, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, वो यहाँ रहता हो, वहाँ इलेक्शन वोट कर सकता हो, वहाँ के आदमी यहाँ कर सकते हो, ऐसा भी प्रोविज़न बनाया जा रहा है, ठीक है, रिमोट वोटिंग मशीन के तहत। और तीसरी कंपोनेंट है, इनको फंड और ऑटोनॉमी कहाँ से दी जाए, फंड कहाँ से मिले। अगर इनको फंड ही ना मिले तो ये फंक्शन कैसे करेंगे, है ना। तो इसके फंड के भी प्रोविज़न उन्होंने कहा है कि इसके फंड के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाए, ठीक है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट, और वो डायरेक्टली ड्रॉ करे अपना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो इंडिया गवर्नमेंट का पैसा है, जहाँ पे इकट्ठा होता है सारा पैसा, उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। अब इस पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या है। लेकिन एक होता है, इससे भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ चार्ज ऑन इंडिया, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मीन्स ये है कि वो उस पर बिना पार्लियामेंट की वोटिंग के नहीं, वो पैसा निकल जाएगा वहाँ से। उसके लिए पार्लियामेंट की वोटिंग यस और नो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसेंशियल है इस पूरे डेमोक्रेटिक फैब्रिक को चलाने के लिए, ठीक है। सो ये है था, ये उसकी इंडिपेंडेंस इस इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रेंथन करेगा अगर वो चीज़ें मिलती हैं। और जस्टिस रस्तोगी was also in the bench said that the conditions of service for election commissioners after appointment should not be varied to their disadvantage. अगर वो हो सकता है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशनर डिसीजन ले ले, फिर उनको जो इंडिपेंडेंस है, पैसा देना है रोक देंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ डिसएडवांटेज उनके साथ ना हो, उनकी सैलरी रोक दी जाए, उनको थ्रेटन किया जाए, ये चीज़ें ना हो, ठीक है। सो ऑटोनॉमी के लिए ज़रूरी है। तो इन सारे उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना करके वो सामने रखा हुआ है, और इट वुड बी वेरी गुड फॉर, अगर ऐसा होता है, these directions should hold that the tenures of the election commissioners should not be disturbed in any way. जो उनको टेन्योर दिया जाता है वो उसमें फंक्शन करें, ठीक है। मैं डिटेल में आगे जाके वीडियो बनाऊंगा कि आर्टिकल 324 क्या कहता है और इसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कहें तो इस बात को थोड़ा इलेबोरेट और ज़्यादा कर दिया जाए कि आप लोग, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो हमारे आम सिटीजन्स के लिए है। हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर आप अवधेंद्र यादव, उस पर हम बाकी फुल डिटेल में बात करते हैं। लेकिन हमारा जो चैनल है उसका सिंपल मोटिव है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो नहीं जानते हैं चीज़ों को, वो इसको जानें,
ठीक है, इतना सा पर्पज है इसका। थैंक यू वेरी मच। आगे मैं सारा डिटेल में डिस्कशन करूँगा। ओके, थैंक यू।